हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनिज। आइए हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रीशियन के लिए फाउंडेशन कोर्स का क्लास नंबर 4 करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर चुके हैं, जिसमें डीसी जनरेटर के बारे में 3 पार्टों में बताया गया। अभी हम लोगों ने पिछले कक्षा में क्लास नंबर 3 में ये टॉपिक को पढ़े हुए थे, ये 3 टॉपिक को। इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं, फिर आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन पढ़े थे, जो होता है E बराबर फाई पी एन जेड अपान 60A होता है। आई यहाँ पे फ्लक्स है पर पोल, P है नंबर ऑफ पोल यानी कि पोलों की संख्या, N है आर्मेचर की जो स्पीड किस स्पीड पे वो घूम रहा है, और Z क्या है, आर्मेचर में कंडक्टरों की संख्या यानी कि चालकों की संख्या को Z बता। और A क्या है, तो ये समांतर पथों की संख्या है कि आर्मेचर में कितने समांतर पथ, वो इसमें A बता रहा है। जो समांतर पथों की संख्या होती है, तो E का मान लैप बाइंडिंग के लिए हमेशा P होता है, लैप बाइंडिंग के लिए, सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग के लिए। जबकि डुप्लेक्स के लिए इसमें से 2 का गुणा करना पड़ेगा, ट्रिप्लेक्स के लिए 3 का गुणा। इस तरीके लैप बाइंडिंग के लिए होता है A बराबर P, और वही वेव बाइंडिंग के लिए होता है A बराबर 2 होता है। सिंप्लेक्स के लिए यदि डुप्लेक्स रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ट्रिप्लेक्स रहेगा 3 से, क्वाडुप्लेक्स रहेगा तो 4 से करवाएंगे, इस तरह। तो ये वेव बाइंडिंग के लिए हो गया, और ये लैप बाइंडिंग के लिए हो गया। तो ये हो गया ईएमएफ इक्वेशन क्विक रिवीजन के माध्यम से थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिया गया। अब देखिए, टर्मिनल मार्किंग जो होती है उसको कुछ चिन्हांकित किया जाता है, किस तरह से टर्मिनल को कैसे दिखाया जाता है। तो इस तरीके से यदि रहेगा, तो ये आर्मेचर होता है, A1 A2 लिखा रहेगा। उसी तरीके से इस तरह से बना देंगे, यहाँ पे D1 D2 लिखा रहेगा तो सीरीज फील्ड बाइंडिंग रहेगी। और इस तरीके से बना करके यहाँ पे E1 E2 रहेगा तो शंट फील्ड बाइंडिंग रहती है, इस तरीके। ये क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर है। तो 3 टाइप के डीसी जनरेटर होते हैं, एक सीरीज होता है, एक शंट होता है, एक कंपाउंड होता है। ये तीनों जो आते हैं वो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में आते हैं। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, जिसमें अलग से क्या किया जाता है, एक्साइटेशन वोल्टेज दिया जाता है, तो इसे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहा जाता है। अलग से इसमें डीसी सप्लाई दे देंगे तो इसी को जब इसके माध्यम से दे देंगे, आर्मेचर के माध्यम से, ये इसको हटा देंगे, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाने लगेगा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहला जाएगा। तो इस सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में 3 टाइप के होते हैं, एक शंट होता है, एक सीरीज होता है, और एक कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड में कई टाइप की मोटर जनरेट मशीन आ जाती हैं, जैसे शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, इस तरीके से आ जाता है। तो देखिए, कनेक्शन को थोड़ा सा यहाँ पे जो वर्गीकरण है उसका समझ लेते हैं। जो डीसी सीरीज मोटर होती है, तो वो आर्मेचर वाइंडिंग और डीसी जो सीरीज की फील्ड वाइंडिंग होती है, वो दोनों सीरीज में जुड़ी रहती हैं, इस तरीके। ये आर्मेचर हो गया और ये सीरीज फील्ड हो गई। इसके साथ इस तरीके से यदि सीरीज में जोड़ देते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, डीसी सीरीज मशीन कहा जाता है। फिर यदि ये आर्मेचर एक फील्ड बाइंडिंग के साथ, मतलब कि शंट फील्ड बाइंडिंग के साथ समांतर में जुड़ जाता है इस तरीके से, तो इसे शंट मशीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीसी शंट मशीन कहलाता है। फिर कंपाउंड किसे कहेंगे, तो कंपाउंड इस तरीके यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया सीरीज, और ये हो गया हमारा क्या चीज, ये आर्मेचर, ये सीरीज, और ये शंट। जब इस तरह से कनेक्शन कर देते हैं तो ये हो जाता है कंपाउंड मशीन। अब इसी में एक लॉन्ग होता है, एक शार्ट होता है। लॉन्ग कैसे होता है, तो आर्मेचर और सीरीज दोनों के पैरेलल में जब शंट वाइंडिंग जुड़ जाती है तो इसे क्या कहते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर कह देते हैं। यही इस तरीके से यदि कनेक्शन कर देंगे, ये आर्मेचर हो गया और ये शंट फील्ड हो गई, इसके साथ शंट में से जुड़ जाता है और सीरीज यहाँ पे जुड़ जाती है, तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर या मशीन कहलाती है। आर्मेचर के साथ केवल जोड़ेंगे इस शंट को तो शॉर्ट शंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का क्विक रिवीजन रहा। इसमें क्वेश्चन कुछ था तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब देखते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे,
एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में वोल्टता निर्माण के लिए प्रतिबंध, क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए एक डीसी जनरेटर में, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में वोल्टेज निर्माण करने के कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व तो क्या होता है और कैसे खो जाता है, किस किस कारण से खोता है, इसको पढ़ेंगे इस टॉपिक में। फिर इसके बाद क्रिटिकल प्रतिरोध क्या होता है इसको देख लेंगे। फिर इसके बाद सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में ईएमएफ का उत्पादन कैसे किया जाता है, जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं उसमें ईएमएफ कैसे बनता है उसको देखा जाएगा। फिर इसके बाद ये देखेंगे कि इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन कैसे किया जाता है। फिर ये देखेंगे कि यदि इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कम हो गया है तो इसको इम्प्रूवमेंट यानी कि बढ़ाएंगे कैसे। फिर ये सब टॉपिक देख करके इन सबसे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव हल करके इस सेशन को समाप्त करेंगे। तो देखते हैं इस सेशन को स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक को लेकर के। एक स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में वोल्टता निर्माण के लिए प्रतिबंध। एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, उसमें वोल्टेज निर्माण करने के लिए क्या क्या प्रतिबंध होने चाहिए। तो पहला प्रतिबंध यह है कि फील्ड कोर में अवशेष चुंबकत्व यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म क्या होता है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये डीसी मशीन का क्या है, डीसी जनरेटर या मशीन का आर्मेचर है और आर्मेचर के इधर शंट में शंट फील्ड वाइंडिंग है, ये इस तरीके से कनेक्शन है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है। तो यदि ये जनरेटर का प्राइम मूवर यदि लगाएंगे यहाँ में प्राइम मूवर, और प्राइम मूवर लगा करके इसको जब घुमाएंगे और ये वोल्टेज नहीं निर्माण कर पा रहा है, ये क्या है प्राइम मूवर है, ये कपलिंग है, ये इसको लगा कर घुमाया जा रहा है किसको, आर्मेचर को। तो ये वोल्टेज नहीं निर्माण कर रहा है, तो इसमें से ये कारण हो सकते हैं, या मतलब ये होना चाहिए इसमें फील्ड कोर में अवशेष चुंबकत्व यानी कि रेडियल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। जो ये फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होना चाहिए। अवशिष्ट चुंबकत्व का मतलब कि इसके जो फील्ड है, फील्ड में सप्लाई जब देते हैं तो उसमें चुंबक बन जाता है, और जब सप्लाई हटा देते हैं तो चुंबक नहीं बन पाता। जैसे मान लीजिए कि फील्ड है, इसमें बाइंडिंग की गई है इस तरीके से, और इसमें सप्लाई दिए तो इसमें एन और एस पोल बने। जब एन और एस पोल बन जाएंगे तो एन से निकल के फ्लक्स एस में प्रवेश करेगी, और यहाँ पे सप्लाई दिए हुए हैं। जब सप्लाई को हटा देंगे, सप्लाई को जब हटा देते हैं तो इसमें कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व तो बचा का बचा रह जाता है। इसमें से ये पोलरिटी एन और एस जो होती है ये बनी रहती है, एन से कुछ मात्रा में फ्लक्स निकलती रहती है, एस में प्रवेश करती रहती है हमेशा। तो इसी को जो बचा हुआ चुंबकत्व है, इसी को क्या कहा जाता है, अवशिष्ट चुंबकत्व कहा जाता है। तो पहली कंडीशन यह है कि यदि आप कोई स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर लिए हुए हैं तो उसमें वोल्टेज बनने के लिए ये होना आवश्यक है। यदि नहीं होगा तो नहीं वोल्टेज निर्माण कर पाएगा। पहला यह है कि फील्ड कोर में अवशिष्ट चुंबकत्व रेडियल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। दूसरा मतलब क्या होना चाहिए प्रतिबंध में, फील्ड रेजिस्टेंस फील्ड के क्रांतिक प्रतिरोध मान से कम होना चाहिए। जो फील्ड का प्रतिरोध है, जो इसका प्रतिरोध है, उसका मान क्रांतिक प्रतिरोध यानी क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्रिटिकल प्रतिरोध का मान 200 ओम है, तो 200 ओम से अधिक इस बाइंडिंग का प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, से कम ही होना चाहिए, अन्यथा ये वोल्टेज निर्माण नहीं कर पाएगा। ये दूसरी कंडीशन हो गई। क्रिटिकल प्रतिरोध को हम लोग अगले टॉपिक में उसको पढ़ेंगे, क्रिटिकल प्रतिरोध क्या होता है। क्रिटिकल प्रतिरोध कुछ नहीं, मतलब ये होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है उसका प्रतिरोध उससे अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये वोल्टेज निर्माण नहीं कर पाएगा। तो उसी अधिकतम प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल प्रतिरोध कहते हैं। तीसरा कंडीशन यह है कि जनरेटर को निर्धारित स्पीड पर कार्य करना चाहिए। ये जो जनरेटर है, जनरेटर को जिस प्राइम मूवर से चला रहे हैं, यदि जनरेटर रेटेड स्पीड है 1500 आरपीएम, तो जो भी प्राइम मूवर लगाएंगे वो 1500 आरपीएम का प्राइम मूवर लगाएंगे। यदि इससे कम का लगाएंगे तो ये जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाए। ये तीसरी कंडीशन हो गई। फिर इसके बाद चौथी कंडीशन यह है कि घूर्णन की दिशा और फील्ड करंट की दिशा के बीच उचित संबंध होना चाहिए। जो इसको घुमा रहे हैं जिस प्राइम मूवर से, उसको उचित दिशा में घुमाएंगे। यदि क्लॉकवाइज घुमाना है इसको तो क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नहीं इसमें ईएमएफ जनरेट कर पाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व तो बचा हुआ था, तो इसमें से फ्लक्स निकल करके इस आर्मेचर को लिंक कर रही थी इस तरीके से अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण से। जब इस प्राइम मूवर को घुमा रहे थे तो इसमें एक ईएमएफ उत्पन्न हो रहा था,
तो ये ईएमएफ इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें से करंट की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए और ये जा करके जो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व है उसका विरोध न करके उसका सपोर्ट करे, यानी कि एन इधर पोल बन रहा था तो इसमें ऐसी सप्लाई होनी चाहिए कि एन इधरे बने जब इसमें से करंट प्रवाहित हो तब भी अन्यथा इधर से करंट नहीं प्रवाहित होती है, इधर से प्रवाहित होती है तो ये फ्लक्स, ये जो करंट है इस फ्लक्स का विरोध कर देगी और यहाँ पे रिजल्टेंट फ्लक्स का मान कम हो जाएगा और यहाँ पे जब कम हो जाएगा तो यहाँ पे कोई कंडक्टर फ्लक्स से लिंक नहीं करेगा जिससे इसमें ईएमएफ नहीं उत्पन्न होगा। जब ईएमएफ नहीं उत्पन्न हो पाएगा तो ये स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर अपने से वोल्टेज को निर्माण करने में विफल हो जाएगा। तो ये कारण होते हैं चार, ये प्रतिबंध है, ये कंडीशन है, ये चारों कंडीशन पूर्ण होनी चाहिए तभी जाकर के हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज निर्माण कर सकता है। अगले टॉपिक है चुंबकत्व यानी कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के खोने के कारण। जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसको खोने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व के बिना एक स्व उत्तेजित जनरेटर वोल्टता निर्माण नहीं करेगा। जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व निम्न कारण से खो सकता है, निम्न कारण से खो सकता है यदि जनरेटर को अधिक समय तक प्रयोग में न लाया जाए। कोई जनरेटर है, कोई भी जनरेटर है, उसको 2-3 साल तक ऐसे ही छोड़ दिया गया है, यूज नहीं किया जा रहा है या 5-6 महीने के लिए भी छोड़ दिया गया है, तो उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, जो ये फील्ड होती है, फील्ड में ही अवशिष्ट चुंबकत्व होता है, तो ये इसका अवशिष्ट चुंबकत्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जब खत्म हो जाएगा तो वोल्टेज नहीं निर्माण कर पाएगा। तो पहला कारण क्या हो जाएगा, यदि जनरेटर को अधिक समय तक प्रयोग में न लाया जाए। दूसरा, भारी शॉर्ट सर्किट, इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगी, ये लोड पे चल रहा है और किसी कारण से इसमें शॉर्ट सर्किट हो जा रही है तो ये मैग्नेट जो होगा, जो हमारी फील्ड पोल है जिसपे मैग्नेट बन रहा है, ये ओवर हीट हो जाएगी और ओवर हीट होने के कारण इसका चुंबकत्व का गुण खो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। तो भारी शॉर्ट सर्किट हो गया। तीसरा नंबर है ओवरलोडिंग, जब इस पे अधिक लोड दे देंगे इस पे तो मोटर हमारी गर्म हो जाएगी और गर्म हो जाएगी तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म होने का कारण एक ये भी हो सकता है। तीसरा, अगला मतलब है चौथा नंबर पे जनरेटर को अत्यधिक उष्मित करना। जनरेटर किसी कारण से अधिक उष्मित हो जाएगा तभी भी इसका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है। तो ये हो गए चार मतलब कारण अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के। अगला है कि अवशिष्ट चुंबकत्व को उत्पन्न करने की एक विधि फील्ड का फ्लैशिंग करना है। इसमें फील्ड को किसी बैटरी या डीसी सोर्स से कुछ मिनटों तक जोड़ा जाता है। देखिए जो यहाँ पे डीसी जनरेटर था, जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है, इसमें का अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है, इसमें का अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो गया है, किसी कारण से ज्यादा दिन तक रख दिया गया है या ओवर हीट हो गया है या शॉर्ट सर्किट हो गया है, किसी कारण से ये अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो दिया है। अब क्या करना है कि इसके अवशिष्ट चुंबकत्व को पुनः प्राप्त करना है। तो पुनः प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डीसी सप्लाई या डीसी बैटरी ले लेंगे या डीसी सोर्स ले लेंगे या इसी मशीन को डीसी मोटर की तरह चला देंगे तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व तो आ जाता है। और जब इसको डीसी सप्लाई से, बाहर से डीसी सप्लाई से इसको कुछ मिनटों तक एक्साइटेड किया जाता है तो इसी को कहा जाता है फील्ड फ्लैशिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फील्ड फ्लैशिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है फील्ड फ्लैशिंग किसे का मतलब कहेंगे, तो जब इसको बाहर से एक डीसी सप्लाई के द्वारा कुछ समय के लिए इसमें से धारा प्रवाहित करवा देंगे, एक्साइटेड करवा देंगे, तो इसी क्रिया को क्या कह देंगे, फील्ड फ्लैशिंग। इससे क्या होता है कि पुनः हमारी जो फील्ड होती है, फील्ड वाइंडिंग, उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व तो आ जाता है और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन बन जाती है। तो ये हो गया हमारा फील्ड फ्लैशिंग। आगे है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, क्रांतिक प्रतिरोध। इसको आरसी से दर्शाया जाता है, इस तरीके से क्रिटिकल प्रतिरोध से। क्रिटिकल प्रतिरोध यहाँ पे देखते हैं, क्रांतिक फील्ड प्रतिरोध शंट फील्ड परिपथ का अधिकतम मान होता है जिससे एक शंट जनरेटर वोल्टेज निर्माण कर सकता है। मतलब क्रिटिकल प्रतिरोध वह प्रतिरोध होता है कि शंट जनरेटर अपना वोल्टेज निर्माण कर सके, उससे अधिक यदि शंट फील्ड का प्रतिरोध रहेगा तो अपना जो शंट जनरेटर है वोल्टेज नहीं निर्माण कर पाए। जैसे ये आर्मेचर है और ये फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग का
ऐसा प्रतिरोध रखेंगे इसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसके कारण से जब इसके आर्मेचर में ईएमएफ जनरेट होता है, जो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व है इसके कारण से जो इसमें ईएमएफ जनरेट होता है इस आर्मेचर में, तो इतना प्रतिरोध रखना चाहिए कि इसमें से जो करंट प्रवाहित है इसके फ्लक्स को बढ़ा सके। तो उसी को क्या कह देते हैं, पर उस अधिकतम प्रतिरोध को क्रांतिक प्रतिरोध कह देते हैं या क्रिटिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। हमेशा क्रिटिकल रेजिस्टेंस से शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होना चाहिए। देखिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ये एग्जाम्पल का है या एक ग्राफ समझ लें, ग्राफ पेपर से समझ लें। ये फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस के लिए इसमें देखिए ये फील्ड के लिए धारा दी जा रही है जिससे फील्ड इंटेंसिटी उसकी बढ़ रही है, जो एच है प्रोपोर्शनल है आई एफ के, और ये जो है वोल्टेज इस पे दिखाया गया है कि कितना वोल्टेज इसमें जनरेट हो रहा है कितने फील्ड करंट पे। तो इस पे फील्ड करंट जो दिया गया है 0.1 जब दिया जा रहा है तो ये कितना प्राप्त हो रही है, इसको ऊपर लेके जाएंगे यहाँ से यहाँ तक तो 100 वोल्टेज प्राप्त हो रहा है। वही जब 0.2 एम्पियर दिया जा रहा है करंट तो 200 वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्रिटिकल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आरसी बराबर हो जाएगा ये ओ एफ बटे में ओ एच। ओम का नियम लगाएंगे, आर बराबर निकालने के लिए क्या होता है वी अपन आई होता है, वही नियम यहाँ पे लगाएंगे, वी अपन आई करेंगे तो ओ एफ 200 वोल्ट है और ये ओ एच कितना है 0.2 एम्पियर, तो 200 बटे 0.2 लिख देंगे यहाँ पे इसके जगह पे, ये कट कर कितना आ जाएगा 1000 ओम आ जाएगा। तो इसका क्रिटिकल प्रतिरोध कितना आ गया 1000 ओम आ गया जो इस सर्किट में है। तो ये क्रिटिकल प्रतिरोध होता है। क्रिटिकल प्रतिरोध से हमेशा क्या होना चाहिए, फील्ड प्रतिरोध कम होना चाहिए। ये जो क्रिटिकल प्रतिरोध यहाँ पे जो ये ग्राफ जो खींचा गया है, ये ग्राफ ही और आई एफ के बीच में, इसी को कहा इसी पे जब टेंजेंट एक लाइन खींची जाती है वो टेंजेंट लाइन क्या मतलब दर्शाती है, उसका क्रिटिकल प्रतिरोध को दर्शाते हैं। इस पे इसी से स्पष्ट करते हुए पूरे। अगली टॉपिक है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में ईएमएफ का बनना। देखिए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में ईएमएफ कैसे बनता है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बना लेते हैं। ये आर्मेचर हो गया, ये उसकी फील्ड हो गई और फील्ड को ऐसे जोड़ दिया गया। तो ये आर्मेचर जो है इसमें जनरेट होगा विद्युत वाहक बल ही, और इसमें आई एफ करंट जाएगी और इसमें से आई एक करंट निकलेगी। तो जब इसमें से कोई करंट नहीं जा रही है, जब इसको क्या किए हुए हैं ऑन नहीं किए हुए हैं, ऑफ कंडीशन पे रख रहे हैं, कोई इसमें करंट नहीं है, आई एफ का मान 0 जा रहा है, अभी जनरेटर को स्टार्ट नहीं किया गया है, उस समय क्या होगा जब इसको प्राइम मूवर से चलाएंगे तो इसमें कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व होगा इस फील्ड में। जब इस फील्ड में कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व होगा तो ये इसको लिंक करेगा इसके आर्मेचर को। जब आर्मेचर को लिंक करेगा तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, जो इससे निकाल सकते हैं E बराबर 5PN/Z/60 से। तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा तो उसके कारण से कुछ इसमें करंट प्रवाहित होगी आईए, तो ये करंट इधर जाएगी आईएफ फील्ड को, तो जब फील्ड में करंट जाएगी तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये और ज़्यादा कंडक्टर को काटेगा आर्मेचर ये कंडक्टर को, इसमें और ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। फिर उसके बाद आईए के मान और बढ़ेगा जिससे आईएफ का भी मान बढ़ेगा, तो फिर इसके बाद इसमें से और ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगी और इसको और ज़्यादा काटेंगे। इसी तरह से ये जब तक चलता रहेगा कि जब तक ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो फील्ड कोर है, ये सेचुरेट ना हो जाती है। जब सेचुरेट हो जाएगी तो ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो होता है सेचुरेट हो जाता है, जो इसकी फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, जो ये फील्ड की मटेरियल है, ये सेचुरेट जब हो जाएगी तो इसका वोल्टेज जाकर के कांस्टेंट हो जाता है। अब इसमें करंट बढ़ेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जाके हमारा वोल्टेज क्या होता है सेचुरेट हो जाता है, और जब सेचुरेट हो जाता है तो वोल्टेज पूरा का पूरा मिलने लगता है पी नॉट वोल्टेज यहाँ पे आकर के। जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे जब जीरो फील्ड करंट है, जब फील्ड करंट का मान 0 है उस समय भी इसमें कुछ वोल्टेज इतना जनरेट हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है
ई आर कहा जाता है रेजिडुअल ईएमएफ, जो किसके कारण से जनरेट होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण से उत्पन्न होता है। जब इसमें क्या होता है कि फील्ड करंट का मान बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि फील्ड करंट का मान बढ़ा करके यहाँ पे इतना आया। अब कैसे बढ़ा, अपने से बढ़ा, क्योंकि जब इसमें वोल्टेज जनरेट हुआ तो इसमें से करंट प्रवाहित हुई, और जब करंट प्रवाहित हुई तो इस फील्ड में भी करंट आई, तो इसमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनी, और जब ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो इसको ज्यादा लिंक करेगी, तो ईएमएफ भी बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऐसे बढ़ता चला जाता है। इसे देखेंगे तो यहाँ पे जाके ये सेचुरेट हो जाता है। जैसे इतना करंट था तो इतना वोल्टेज प्राप्त हुआ, अब इतना करंट आ गया, इतना बढ़ गया करंट, तो इतना वोल्टेज आया, फिर और करंट बढ़ी तो इतना वोल्टेज प्राप्त हो गया, फिर करंट बढ़ी तो इतना वोल्टेज, इस तरीके से वोल्टेज बढ़ता गया और यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो गया। तो ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में ईएमएफ कैसे बनता है, तो इस तरीके से बनता है। ये पहले अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण से लिंक करता है, तो इसमें कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाता है, जो लगभग 24 या 25 वोल्टेज जनरेट हो जाता है। अब ये वोल्टेज के कारण से इसमें करंट प्रवाहित होती है, और ये करंट इस फील्ड में जाती है, और जब फील्ड में जाती है तो यहाँ से फ्लक्स और ज़्यादा निकलता है, और इसको और ज़्यादा लिंक करता है, तो इसमें और ज़्यादा ईएमएफ बनने लगता है। तो इस तरीके से बन जाता है ईएमएफ। अब आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है ये कि मेजरमेंट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन। इंसुलेशन प्रतिरोध का मापन बाइंडिंग और फ्रेम यानी कि अर्थ या बाइंडिंग के बीच की जाती है। देखिए, ये डीसी मशीन है, इसका ये योक हो गया, और इसमें बाइंडिंग भी की रहेगी। इस तरीके से इसको बाहर करके दिखा दे रहा है। एक शंट बाइंडिंग रहेगी, एक सीरीज बाइंडिंग रहेगी, और एक आर्मेचर बाइंडिंग रहेगी। तो जो इंसुलेशन प्रतिरोध होता है, प्रत्येक बाइंडिंग के साथ एक दूसरे को अलग करके और टर्मिनल को अलग कर देंगे, फिर इसके बीच और इसके बीच मेगर लगाएंगे। मेगर से इंसुलेशन प्रतिरोध नापा जाता है। मेगर लगाएंगे, मेगर के दो टर्मिनल यहाँ पे लगाएंगे, इधर का खुला रहेगा। तब दोनों के बीच में जब प्रतिरोध नापेंगे तो उसी को कहेंगे इंसुलेशन प्रतिरोध। फिर इस बाइंडिंग और इस बाइंडिंग के बीच में नापेंगे, फिर इस बाइंडिंग और इस बाइंडिंग के बीच में नापेंगे। जब तीनों को परस्पर करके नाप लेंगे, बाइंडिंग टू बाइंडिंग प्रतिरोध, तो ये इंसुलेशन प्रतिरोध नाप करके चेक कर लेंगे, 1 मेगा ओम से कम नहीं आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, एक बाइंडिंग को उठाएंगे और मेगर का एक टर्मिनल लेंगे, फिर मेगर का दूसरा टर्मिनल लेंगे, उसको ले जा करके बॉडी पे लगाएंगे, जो उसका योक है या आर्मेचर है उस पे जाके लगाएंगे, और वहां पे टेस्ट करेंगे कितना इंसुलेशन प्रतिरोध बता रहा है। तो इस कंडीशन में भी नापने पर 1 मेगा ओम से कम नहीं आना चाहिए। तो इंसुलेशन प्रतिरोध इस तरीके से नापा जाता है, बाइंडिंग टू बाइंडिंग, लेकिन बाइंडिंग के टर्मिनल खुले रहेंगे। फिर बाइंडिंग टू बॉडी, जो बॉडी उसमें योक है या अर्थिंग पॉइंट कहीं पे दिया गया है तो उसके बीच में नाप लेंगे। तो ये हो गया इंसुलेशन प्रतिरोध नापने की विधि, इस तरीके से नापेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं स्टार पॉइंट में क्या है। लघु और मध्यम वोल्टता निर्धारण की मशीनों के लिए उच्च वोल्टता परीक्षण करने पर इंसुलेशन प्रतिरोध BIS 9320 1979 के अनुसार 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे रहेगा 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है प्राय मरम्मत यानी कि ओवर हॉल के समय, जब इसका कोई मरम्मत वर्किंग करेंगे, मरम्मत और कार्य कर रहे हैं, ओवर हॉलिंग कर रहे हैं, उसके समय इसका इंसुलेशन प्रतिरोध मापना आवश्यक होता है। और ऐसा काम आप 6 महीने में एक बार जरूर करेंगे, या तो प्रत्येक महीने इसको करना रहेगा। फिर अगला पॉइंट है, जो मशीन निरंतर कार्य नहीं करती है उनका मरम्मत प्रत्येक वर्ष होना चाहिए। यदि कोई मशीन है उसको निरंतर यूज में नहीं ले रहे हैं, कंटिन्यूअस यूज में नहीं है, तो उसको प्रत्येक साल मतलब 1 साल में एक बार जरूर उसका मरम्मत कर देना है। आगे देख लेते हैं, इस तरीके से हम लोग नाप लेंगे। इसका मरम्मत मतलब कि प्रत्येक वर्ष में एक बार जरूर करना रहेगा। अब देखिए, यदि किसी कारण से उसका इंसुलेशन प्रतिरोध कमजोर हो गया है, कम हो गया है, तो कैसे उसको इम्प्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे कैसे? तो देखिए, बढ़ाने के तरीके कुछ इस तरीके से हैं। मशीन में से क्या करेंगे, गर्म वायु प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये मशीन है, मशीन डीसी मशीन है, डीसी मशीन है, तो ये इसका योक हो गया, ये आर्मेचर है,
तो इसके इंड प्लेट को खोलेंगे और वहां पे क्या करेंगे, गर्म हवा का झोंका प्रवाहित करवाएंगे उसको, और कुछ समय तक प्रवाहित करेंगे, जिससे क्या होगी, उसमें नमी उमी वगैरह जो रहेगी वो सूख जाएगी। जब सूख जाएगी तो इसका इंसुलेशन प्रतिरोध जो है कुछ बढ़ जाता है। और फिर नापेंगे, यदि 1 मेगा ओम से कम आ रहा है तो उसको दूसरी विधि से इंसुलेट करेंगे या इम्प्रूव करने की दूसरी विधि अपनाएंगे। दूसरी विधि यह है कि मशीन को कार्बन तंतु लैंप से उष्मित, यानी कि इस मशीन को अब क्या करेंगे, कार्बन फिलामेंट लैंप लेंगे जो इस तरीके से होता है, जैसे कांच रहेगा, यहाँ से दो छड़ा ही रहेंगे, यहाँ पे कुंडली रहेगी। तो इस लैंप से क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, गर्म करके फिर टेस्ट कर लेंगे, तभी भी इसका इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ सकता है। यदि फिर भी ऐसा नहीं होता है, नहीं बढ़ पाता है, तो अब क्या करेंगे, मशीन को खोलेंगे, फिर मशीन को खोलने के बाद उसकी बाइंडिंग पे वार्निश करेंगे, बाइंडिंग पे वार्निश करके फिर सुखाएंगे, तो इसका जो इंसुलेशन प्रतिरोध है वो बढ़कर मिल जाएगा, 1 मेगा ओम से अधिक आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता है, इस बाइंडिंग को, इस मशीन के बाइंडिंग को फिर से रिबाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये विकसित करने की 3 विधियां हो गई। अब देखिए कुछ नोट में इस तरीके से आए, उच्च प्रतिरोध, उच्च मान के प्रतिरोध मापने के लिए श्रेणी टाइपोमीटर का प्रयोग होता है। यदि हाई रेजिस्टेंस है, 1 मेगा ओम से अधिक है, 100, 200, 400 ओम है, इस तरीके से है, तो वहाँ पे श्रेणी टाइप के ओममीटर का उपयोग करेंगे। वही निम्न प्रतिरोध नापना है, कम मान 1 ओम या 1 ओम से भी कम नापना है, तो वहाँ पे हम सन टाइप ऑफ मीटर का। आगे देखिए, ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है भैया। बिल्डअप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं, यदि इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है तो ये अपना वोल्टेज का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब अवशिष्ट चुंबकत्व नहीं रह जाएगा, इसमें कोई चुंबके नहीं रह जाएगा, तो काटेगा किसको, लिंक किसको करेगा। जो इसमें आर्मेचर पे बाइंडिंग की गई है कंडक्टर, इसको लिंक कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लक्स ही तो लिंक करेगी। तो जब इसमें फ्लक्स ही नहीं रहेगी तो ये ईएमएफ को नहीं उत्पन्न करेगा, यानी कि वोल्टेज निर्माण करने में विफल हो जाएगा। तो ये हो गया बिल्डअप द वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करने में सहायता करता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। ए ऑप्शन सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन है, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो डीसी जनरेटर होते हैं उसमें जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की फील्ड बनती है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण से जो फील्ड बनती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा एक ही होती है, क्योंकि इन पोल इधर है, एस पोल इधर है, तो ये हमेशा इधर ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। अब यदि इसको क्या करेंगे, रोटेशन की दिशा यदि क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज नहीं घुमा करके एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा देंगे, तो इसमें जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसके कारण से जो करंट प्रवाहित होगी वो विपरीत प्रवाहित हो जाएगी, और इस अवशिष्ट चुंबकत्व को सपोर्ट न करके इसका विरोध कर देगी। या जब विरोध कर देगी तो इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व का मान 0 हो जाएगा और ये अपना वोल्टेज बनाने में असफल हो जाएगा। तो इस वजह से ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन सा सही है। प्रोटेक्ट ब्रशेस फ्रॉम डैमेज, ब्रशों को नुकसान से बचाने के लिए। प्रोटेक्ट द रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। तो ऑप्शन सही हो जाएगा यही, अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। जो डीसी जनरेटर है उसका वोल्टेज निर्माण करने में वो विफल हो गया, तो क्या कारण हो सकता है ये बताना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है। लूज ब्रश कनेक्शन, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, ये भी गलत ऑप्शन है। फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, तो इसको पढ़ा गया अभी हम लोग, क्योंकि क्रिटिकल रेजिस्टेंस का मान फील्ड रेजिस्टेंस, जो फील्ड रेजिस्टेंस का मान है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस। फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, इसलिए हमारा डीसी जनरेटर वोल्टेज निर्माण करने में असफल हो गया है।
इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। हमेशा क्या होना चाहिए, फील्ड प्रतिरोध क्रिटिकल प्रतिरोध से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, किस कारण से खो देता है? तो अभी पढ़े ही है हम लोग, देखते हैं। हैवी शॉर्ट सर्किट इन लोड, रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूसली, कंटिन्यूअस रनिंग विदाउट ब्रेक, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, रोटेशन की दिशा अक्सर बदलती है। ये हो जाएगा ऑप्शन चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन। यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये यदि उसके अंदर यदि शॉर्ट सर्किट हो जाती है तब वो गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या हो जाएगा, अवशिष्ट चुंबकत्व तो खो सकता है। लेकिन ये जो इसमें ये नहीं ऑप्शन दिया है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा रोटेशन की दिशा अक्सर यदि बदलेंगे तो उसका अवशिष्ट चुंबकत्व तो खो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन डी है। आगे है विच मेथड इज यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? ब्रश को बार बार बदल बदल करके, या समय समय पर मशीन को गर्म करके, या नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करके, या रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा दे करके। तो ये ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये समय समय पर मशीन को गर्म करना ये गलत चीज है। मशीन को गर्म नहीं करना है, उसमें गर्म हवा के झोंके देना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हल करने से कई ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि हमारा ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो ऑप्शन गलत होता है। इससे ये फायदा होता है कि आप सही ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करें। अगला क्वेश्चन है कि वाई विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन absence ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? देखिए जो डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होते हैं, वो जो होते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में भी वर्क कर सकते हैं। क्यों करते भी हैं? क्योंकि इसको अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है। ये इसके डीसी सप्लाई पे नहीं निर्भर करता है। इसको आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, अलग से उत्तेजित जनरेटर इसका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट इज कीप्ड आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम। डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? तो लंबे समय तक बंद रखेंगे तो क्या होगा, उसका अवशिष्ट चुंबकत्व तो खत्म हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉसिंग लॉसेस इट्स रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज टू मेजर द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर। जो डीसी जनरेटर का जब इंसुलेशन प्रतिरोध या किसी का इंसुलेशन प्रतिरोध जब नापते हैं तो किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं? तो उस समय हम लोग मेगर का यूज करते हैं। मेगर जो होता है मेगा ओम में क्या नापता है, प्रतिरोध नाप। तो इसका उपयोग हम लोग इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए करते हैं। 1 मेगा ओम से प्रतिरोध कम नहीं होना चाहिए। जो इंसुलेशन प्रतिरोध है उसका मान 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है विच रेशियो इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी जनरेटर वाइंडिंग। डीसी जनरेटर वाइंडिंग का इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किस किस रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है, किस किस रेशियो का कैलकुलेशन किया जाता है? देखिए प्रतिरोध नापने के लिए एक फार्मूला होता है जो ओम ने दिया हुआ था, R बराबर V अपान आई। तो यहाँ पे वोल्टेज और आई यानी करंट को नाप लेंगे तो प्रतिरोध को नाप सकते हैं आराम से। तो यही यहाँ पे क्या करेंगे, यही थ्योरी को अप्लाई कर देंगे और इसका आंसर निकल जाएगा। अप्लाइड वोल्टेज एंड लीकेज करंट, टर्मिनल वोल्टेज एंड लीकेज करंट, जनरेटेड वोल्टेज एंड लीकेज करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड लीकेज करंट, ये बताना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज एंड लीकेज करंट। उसमें कितना अप्लाइड कर रहे हैं, वोल्टेज कितना उसको दे रहे हैं, और लीकेज करंट कितना आ रहा है, इसका अनुपात निकाल लेंगे तो क्या निकल जाएगा, इंसुलेशन निकल कर आ जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वाई डीसी सप्लाई इज यूज्ड फॉर
मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू, इंसुलेशन प्रतिरोध को जब नापा जाता है, उस समय नापने के लिए हम लोग डीसी सप्लाई का क्यों यूज करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो डीसी सप्लाई होती है वो प्योर मतलब एक ही डायरेक्शन में चलती है, तो वो क्या करती है, जो रीडिंग देती है वो एक्यूरेट रीडिंग देती है। जबकि जब एसी सप्लाई यूज करके नापेंगे तो ये एक्यूरेट रीडिंग नहीं देता है। इस वजह से हम लोग एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा टू गेट एक्यूरेट रीडिंग, सही रीडिंग प्राप्त करने के लिए इसका सही ऑप्शन। अब आगे क्लास में हम लोग, आज के लिए इतना ही रहेगा। जैसे आगे क्लास में हम लोग अब जो डीसी जनरेटर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे, किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे हो गया डीसी सीरीज जनरेटर, हो गया डीसी शंट मोटर जनरेटर, हो गया कंपाउंड जनरेटर, हो गया। तो प्रत्येक जनरेटरों की वहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ लेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही ये रहेगा। धन्यवाद।